Hello viewers, I am Deepti. Today I am going to discuss Kissa English Literature paper for ICSE Class 10 Section B. It means long answers. So first of all, question 2 from Julius Caesar, Act 3. Antony, oh pardon me, though bleeding piece of earth, that I am meek. You can see the questions in the question paper given in the description box. Link is given. Now who is Antony addressing in this extract? Antony किससे बात कर रहा है? So Antony is addressing the dead body of Caesar lying on the ground near the Pompey statue. Next is who are the butchers? किसके बारे में butchers word use हुआ है? The butchers are the conspirators who killed Caesar. Why is Antony apologizing? Antony is apologizing for being meek and gentle with the conspirators. क्योंकि उससे पहले आपने देखा है कि उसने कॉन्स्पिरेटर के साथ बहुत प्यार से बात की है. तो फॉर बीइंग मीक एंड जेंटल विद द कॉन्स्पिरेटर्स, और यू कैन से फॉर रिकॉन्साइलिंग विद द कॉन्स्पिरेटर्स, कि ऐसा लग रहा है कि उसने कॉन्स्पिरेटर्स के साथ हाथ मिला लिया है. सेकेंड क्वेश्चन, अर्लियर व्हाट डज ब्रूटस अलाउ एंटनी टू डू? अर्लियर मतलब इस सीन से पहले, ब्रूटस अलाउ एंटनी टू स्पीक टू द पीपल एट सीजर्स funeral. आपको पूरा टू द पॉइंट आंसर्स देने हैं. हाउ डज कैसियस फील अबाउट दिस? Cassius tells Brutus that he should not do what he is doing by letting Antony speak at Caesar's funeral. As you know, Cassius does not like this step. He advises Brutus not to let Antony speak at the funeral. Or you can also write, he feels that the people may be moved, stirred, incited by what Antony will say to them. जैसे उसको पहले से ही पता चल रहा था कि जो वो बोलेगा मे बी लोग उसकी साइड में हो जाएंगे. नेक्स्ट इज व्हाट डज दिस टेल यू अबाउट कैसियस? क्या पता चलता है इससे कि कैसियस इज वेरी क्लेवर और श्रूड. ऐसे वर्ड्स आप यूज कर सकते हैं. एडजेक्टिव्स के लिए आपको बिल्कुल पर्टिकुलर यूज करने हैं. नेक्स्ट इज व्हाट कंडीशंस डज ब्रूटस ले बिफोर एंटनी टू फॉलो ड्यूरिंग हिज स्पीच एट सीजर्स funeral? क्या कंडीशन रखता है ब्रूटस एंटनी के सामने? ब्रूटस टेल्स एंटनी टू टेक सीजर्स बॉडी टू द मार्केट प्लेस, कि वो ले जाए. ही शुड नॉट ब्लेम द कॉन्स्पिरेटर्स इन हिज स्पीच, लेकिन अपनी स्पीच में कुछ भी ब्लेम नहीं करेगा. ही शुड स्पीक ऑल द गुड ही कैन डिवाइस ऑफ सीजर, चाहे वो सीजर के बारे में कुछ अच्छा बोल सकता है. एंटनी शुड से दैट ही इज स्पीकिंग विद द परमिशन ऑफ द कॉन्स्पिरेटर, लेकिन एंटनी को ये बात भी क्राउड के सामने रिवील करनी है कि अभी जो वहां पर बोल रहा है वो कॉन्स्पिरेटर्स की परमिशन के साथ बोल रहा है. ब्रूटस वांट्स एंटनी दैट ही विल हैव अ रोल इन सीजर्स funeral इफ ही डज नॉट फॉलो दिस कंडीशन. मतलब उसका रोल तभी है जब वो ये कंडीशंस फॉलो करेगा. ब्रूटस टेल्स एंटनी दैट ही शुड स्पीक इन द सेम पल्पिट, यानी कि प्लेटफॉर्म, वेयर ही स्पीक्स आफ्टर हिज स्पीच एंड. तो पहले ब्रूटस बोलेगा, जब उसकी स्पीच खत्म होगी उसी प्लेटफॉर्म पे एंटनी बोलेगा. ये ब्रूटस ने उसके सामने कंडीशंस रखी थी. एनी 3 कंडीशंस यू कैन राइट फॉर 3 मार्क्स करेक्टली. Antony earlier says, here wasn't though bid. What is the comparison implied in the expression? To what custom of the hunters does it refer? Why is the comparison made here? Antony earlier says, here wasn't though bid. तो यहाँ पर इसका मीनिंग क्या हुआ? सीजर इज कंपेयर्ड टू अ ब्रेव स्टैग. उसको स्टैग के साथ कंपेयर किया गया कि वो अकेला था. A stag is brought to bay when it has been hunted to a halt. उसको जानबूझ के उस पोजीशन में लाया गया. When it has been hunted to a halt and forced to face the hounds with no room for escape. और उसको हर तरफ से घेर लिया गया with no room for escape. थर्ड पार्ट में सीजर हैड ऑल्सो बीन मर्डर्ड बाय द कॉन्स्पिरेटर इन द सेम वे, क्योंकि सीजर को ही उस ब्रेव स्टैग से कंपेयर किया गया है. तो यहाँ पर कॉन्स्पिरेटर्स ने भी उसी तरह से उसको मर्डर किया. ये चीज आपने रिवील करनी है. व्हाट डज प्रोफेसी मीन? डिस्कस द प्रोफेसी मेड बाय एंटनी. एंटनी प्रोफेसाइजेस दैट ए कर्स शैल फॉल अपॉन द लिम्स ऑफ मेन, यानी कि उनको उनके साथ बुरा होगा. कर्स शैल फॉल अपॉन द लिम्स ऑफ मेन. Domestic fury and fierce civil war shall rage and burden all the parts of Italy. में हर तरफ सिविल वॉर हो जाएगा. Bloodshed and destruction shall be common. Dreadful sights would be so familiar that mothers shall
merrily smile when they see their infants cut to pieces with the weapons of war. इतना exaggerate करके बोला गया कि mothers को भी बुरा नहीं लगेगा अगर उनके सामने उनके इन्फेंट्स को ही कट टू पीसेस कर दिया जाएगा, तब भी वो स्माइल ही करते रहेंगे, यानी इतने ड्रेडफुल साइट्स देखने की आदत हो जाएगी. All their pity shall be smothered by familiarity with cruel deeds. Caesar's spirit roaming about for revenge with eight. The eight कौन है? The Greek goddess of mischief and revenge. By its side will rush from hell. The goddess will give a signal in these regions for the merciless destruction with a monarch's voice. Havoc. This ghost of Caesar will unleash the dogs of war so that the stench of this foul murder shall rise from the corpses begging to be buried. तो यहाँ पर आपको कोई 3 पॉइंट्स कंप्लीटली देने हैं. अब प्लीज डोंट रिक्वेस्ट मी टू राइट दिस आंसर्स, इतना टाइम नहीं है. आपकी बार बार रिक्वेस्ट करने से मैं ये क्वेश्चंस बना रही हूँ. मुझे पता है इट विल बी डिफिकल्ट फॉर यू टू कॉम्प्रिहेंड, बट यू हैव टू. I cannot write all these answers. Please try to understand. Now coming to question 3. Brutus, well to our work alive. What do you think of marching to Philippi presently? तो जहां वो वॉर में जाने के बारे में बात कर रहे हैं. कैसिस, I do not think it good. और कैसिस बोलता है लास्ट में, this it is, this better than the enemy seek us. Now where are Brutus and Cassius? What are Cassius' reasons for not wanting to march to Philippi immediately? कहां पर है वो दोनों इस टाइम, और कैसियस क्या रीजन देता है फॉर नॉट वांटिंग टू मार्च टू फिलिपी इमीडिएटली, कि हमें फिलिपी क्यों नहीं जाना चाहिए है. सो इनसाइड ब्रूटस टेंट इन सार्डिस, जगह का नाम मेन है तो सार्डिस जगह है जहां पर ब्रूटस का टेंट है. अब सेकेंड पार्ट, कैसियस फील्स दैट द एनिमी विल वेस्ट हिज मींस यानी रिसोर्सेज एंड वेरी मतलब एग्जॉस्ट हो जाएंगे, exhaust और tire his soldiers मतलब थक जाएंगे. Thus he will harm himself while Brutus and Cassius men will wait calmly in the same place. हम सार्डिस में ही उनकी वेट करेंगे, हम फिलिपी नहीं जाएंगे. And will be full of rest, defense यानी कि gain strength and nimbleness will be ready for action. Any 2 points you can give here because first mark तो आपका सार्डिस और ब्रूटस टेंट को लिखने का ही आपको मिल जाएगा. Second question. Does Brutus think that the people between Philippi and Sardis will support them? What does he say about them? क्या लगता है ब्रूटस को? No, Brutus does not think that the people between Philippi and Sardis will support them. कि हमें वो support क्यों करेंगे? He thinks that they show affection for them out of compulsion. कि अभी उनके लिए मजबूरी है तो वो हमें हेल्प कर रहे हैं. They have unwillingly given supplies that they needed to Brutus army. अभी उन्हें unwillingly supplies देनी पड़ रही हैं ब्रूटस की आर्मी को क्योंकि उनको उसकी जरूरत है. This was the thinking of Brutus. To whom does Brutus say, our legions are brimful, our cause is right? What does Brutus mean by this? क्या मीनिंग है? हमेशा आपको पैराग्राफ में एक ना एक जरूर आता है जिसमें इन्वर्टेड कॉमर्स के अंदर एक्सप्लेन द मीनिंग है. तो ये नहीं है कि आप उसी लाइन को या उन्हीं वर्ड्स को कॉपी कर देंगे. यू शुड राइट द कंप्लीट मीनिंग ऑफ दैट गिवन सेंटेंस. टू whom does Brutus say? किसको कहा? तो ब्रूटस से दिस टू कैसियस. तो पहला नंबर हो गया कि उसने कैसियस से बोला. नाउ सेकंड पार्ट, क्या मीनिंग है इस लाइन का? ब्रूटस सेज दैट देयर आर्मीज आर लार्ज एनफ एंड आर एट मैक्सिमम स्ट्रेंथ. यानी जितने हमारी इंक्रीज हो सकता था नंबर वो ऑलरेडी इंक्रीज हो चुका है. गेटिंग द सपोर्ट ऑफ ऑल देयर फ्रेंड्स और एलीज उनके साथ ऑलरेडी आ चुके हैं. द टाइम फॉर फाइटिंग फॉर देयर कॉज इज मोस्ट अप्रोप्रिएट. तो अभी हमारे पास लड़ाई स्टार्ट करने के लिए पूरा अप्रोप्रिएट टाइम है. नेक्स्ट इज डिस्क्राइब द सर्कमस्टांसेस ऑफ पोर्शियाज डेथ, जो इस सीन के अकॉर्डिंगली रिवील किया गया है. पोर्शिया was unable to bear Brutus' absence क्योंकि ब्रूटस जा चुका था रोम से, तो पोर्शिया was unable to bear his absence. She was upset that young Octavius and Mark Antony had become powerful against Brutus. और इसके अलावा पोर्शिया को यह भी पता था कि ऑक्टेवियस और मार्क एंटनी जो हैं वो बहुत पावरफुल हो चुके हैं अगेंस्ट ब्रूटस. She went out of her mind, तो उसको समझ में ही नहीं आ रहा था. When her attendants were absent, she swallowed fire, यानी burning coal. It means she committed suicide. तो आप कोई 3 पॉइंट्स कंप्लीटली देंगे इसके अंदर. Fifth part, Brutus and Messala say that they have both received letters. What have they learned from them?
लेटर से क्या रिवील हुआ? Brutus has learned that Octavius Caesar and Mark Antony are about to attack them with a powerful army. उन्हीं लेटर से ये पता चला कि वो अटैक करने वाले हैं and they are moving toward Philippi. 70 senators have been condemned to death by Octavius, Lepidus and Antony. तो 70 senators की उन्होंने लिस्ट बनाई है जिनको कंडेम टू डेथ किया गया. किन्होंने किया? ऑक्टेवियस, लेपिडस और एंटनी. बाय proscription, 70 senators have been sentenced to exile by bills of outlawry. Cicero was one of the senators who were killed. ये भी उनके अंदर आया. Now Messala. Messila's letter tell him that Antony, Octavius are about to attack them with a powerful army. तो दोनों के लेटर्स में एक बात तो कॉमन थी कि अटैक होने वाला है. He has heard the same thing about being attacked by Antony's army. But he has heard that Octavius, Lepidus and Antony have condemned to death or exiled 100 senators. तो यहाँ पर दोनों के लेटर्स में ये पॉइंट ऑफ डिफरेंस था कि उन्हें पता था कि 70 सेनेटर्स को सेंटेंस टू एक्साइल किया गया है और यहाँ पर इन्हें पता था कि एक्साइल्ड 100 सेनेटर्स को एक्साइल किया गया है या डेथ सेंटेंस दिया गया है. नाउ कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 4 from the chapter The Photographer. When the photographer came out at last, he looked very grave and shook his head. So question is, where did the photographer come out of? कहां से बाहर आया है? The photographer came out of his studio. What did he roll into the middle of that place? He rolled a machine into the middle of that room. What did the narrator want him to do with it? He wanted to click the narrator's photograph with it. Why did the photographer look very grave? When he says that the narrator's face is quite wrong, what is the narrator's reaction? What does it tell us about the narrator? The photographer looked very grave as he had probably realized that the photograph of the narrator did not turn out as expected. क्योंकि वो एक्सपीरियंस फोटोग्राफर था तो मे बी उसको ये रियलाइज हो गया था that the narrators जो फोटोग्राफ आने वाली है did not turn out as expected, जैसा सोचा गया है वैसी नहीं बनने वाली है. नेक्स्ट पार्ट में when he says that the narrator face is quite wrong, narrator का reaction. The narrator replies quietly that he has always known that his face is wrong. उसने पहली बार तो यही बोला कि मुझे पता है कि मेरा फेस ऐसा ही है. फिर what does it tell us about the narrator के बारे में क्या पता चल रहा है? This reply tells that the narrator is self-aware about his face and his shortcomings. He is quite satisfied with his looks. उसको कोई प्रॉब्लम नहीं है. He was a calm, composed man. Next is, does the photographer give the narrator exactly what he wants? Justify your answer. क्या जो चाहता था वो उसको मिला? No, the photographer does not give the narrator exactly what he wants. The narrator wishes to have a photograph that accurately depicts his face as it truly is, capturing his likeness as heaven gave it to him. जैसा भगवान ने उसको फेस दिया वो चाहता था कि वैसा ही फेस हो. As heaven gave it, ये आपको inverted commas में लिखना है, to him. However humble it might be, he wants a genuine representation of himself. मैं जैसा दिखता हूँ वैसा ही दिखना चाहिए हूँ. Genuine representation of himself despite any perceived flaws in his appearance. However, he feels disappointed and frustrated that the photographer has failed to create an image that resembles him. जो इमेज अल्टीमेटली सामने आई वो उसके फोटो मतलब उसके पर्सनैलिटी के साथ मैच ही नहीं कर रही है. इमेज दैट रिजेंबल्स हिम नहीं है. Name the processes that the photographer uses in his line of work and explain them. The photographer uses the Delphide and Sulfide processes. दोनों का हाफ हाफ मार्क मिल जाएगा. Delphide process is used for putting in new eyebrows, मतलब कुछ ऐड करने के लिए. And Sulfide process is used for removing the ears entirely, यानी वो रिमूव करने के लिए है. ये मैंने अपने MCQ में भी क्वेश्चन कवर किया है. Next is discuss the conflict in the story with the photographer with reference to the photographer's and narrator's perception of beauty. The photographer does not accept the reality of the narrator's face. He has his own fixed standards of beauty. He alters almost all of the narrator's facial features to make his photograph come up to his own fixed standards of how a face should like. तो उसके अंदर इतने ज्यादा मेजर चेंजेस कर दिए.
The narrator has accepted the reality of his face and looks. दूसरी तरफ नरेटर तो इस बात को मान चुका है, एंड द नरेटर्स परसेप्शन ऑफ ब्यूटी, उसको तो पता है कि मेरा फेस कैसा है. एक्सेप्टेड द रियलिटी ऑफ हिज फेस एंड लुक्स, क्योंकि वो 40 ईयर से वही फेस देख रहा है. ही इज हैप्पी विद व्हाट हेवन हैज गिवन हिम. He treats it like a gift from God and does not want to alter the reality. You have to write the complete sentences here. Question number 5 from the pedestrian. Hello, in there, he whispered to every house on every side as he moved. So question is, who does he refer to? Where was he headed that particular evening? And in what direction? What was the weather like that evening? कैसा मौसम था? ये सब चीजें आपको एक एक मार्क के लिए करना है. He refers to Mr. Leonard Mead, 1 mark. He was headed toward the hidden sea in a westerly direction. Here hidden sea will fetch you half mark and westerly direction again half mark. There was a good crystal frost in the air. It cut the nose and made the lungs blaze like a Christmas tree inside. ठंड को डिपिक्ट करने के लिए ये सेंटेंस आपको लिखना है. नेक्स्ट इज, what does the extract tell you about the activities of the people in the houses on that street? Give specific details. Mead asked the people what they were watching on channel 4, on television, channel 7, channel 9. He asked where the cowboys were rushing and if the United States cavalry were going over the next hill to the rescue on television. He also asked if it was time to watch a dozen assorted murders on television at it was 8:30 p.m. or if they were watching a quiz, a review, a comedian falling off the stage. तो इनमें से कोई आपको 3 पॉइंट्स पूरे पूरे देने हैं. इट मीन्स लास्ट लाइन में आपको क्या पूछा गया है? गिव स्पेसिफिक डिटेल्स जो उसने बोली हैं. तो दे हैव टू मेंशन टेलीविजन. बेसिकली आपने यहाँ पर टेलीविजन को ही मेंशन करना है क्योंकि टेलीविजन के चैनल्स के बारे में, प्रोग्राम्स के बारे में डिटेल यू हैव टू शो हियर. डिस्क्राइब हिज एक्सपीरियंस विद द लोन पुलिस कार. Mead was walking toward his home when he encountered a lone car flashing a fierce white cone of light upon him. He stood entranced by it like a moth, stunned by the illumination. जैसे मौत के चेहरे पे एकदम से लाइट आती है किसी भी इंसेक्ट के, तो वो एकदम से स्टन हो जाता है कि कहां से इतनी सारी लाइट आई. तो लाइक ए मॉथ, stunned by the illumination, and was then drawn to it. He, in the story, the pedestrian, is a non-conformist. Justify. Leonard Mead enjoys his solitary walks quite in contrast to the other citizens in the story who do not walk for pleasure. हमने क्या बताना है कि वो नॉन कन्फर्मिस्ट है, मतलब कि बाकी के साथ उसका कुछ मैच नहीं होता क्योंकि उसको तो सॉलिटरी मतलब अकेले रहना, अकेले वॉक पे जाना पसंद है. इन कॉन्ट्रास्ट टू द अदर सिटीजन द स्टोरी हु डू नॉट वॉक फॉर प्लेजर, जो खुशी के लिए चलते नहीं है, वो वैसा है. When the police car asks Mead his business or profession, he replies that he is a writer, which is taken by the car as no profession. Instead of watching television like all other citizens, Mead actively pursues his hobbies like walking, writing. Mead is unmarried and Dick seems to annoy the police car. तो ये सारे आपको instances chapter से लेने हैं. How are the houses he passes described as against his house? उसका हाउस और बाकी हाउसेस को कैसे कंपेयर किया गया है? Mead's house had all of his electric lights brightly lit. Lit means रोशनी है. Every window has a loud yellow illumination. Every window was square and warm in the cool darkness. All the houses in the entire city were dark, tomb-like, ill-lit by television light. Ill-lit by television light means सिर्फ टेलीविजन की लाइट की वजह से थोड़ी थोड़ी रोशनी आ रही है. The windows were dark. तो आपको यहाँ पर ये पॉइंट्स देने हैं. 4 मार्क्स क्वेश्चन है तो एटलीस्ट 2 पॉइंट्स दोनों उसके घर के बारे में और बाकी एंटायर सिटी के हाउसेस के बारे में यू शुड गिव हियर. So question number 6 from the glove and the loins. The leap was quick, return was quick. He was regained his place. Then threw the glove, but not with love right in the lady's face. Who was regained his place? Where is he? Name 2 other people who were with him. तो किसके बारे में बात हो रही है? वो कहां पर है? Count D. Lodge has regained his place. He is in an arena. King Francis, nobles, lords,
ladies, the counties, lady love. कोई भी आप इसमें से लिख सकते हैं, कोई दो जो उसके साथ है, आप दो से ज्यादा भी दे सकते हैं. Describe what they were all watching. King Francus, Count de Lorge, and other courtiers and ladies were watching two lions fighting in an arena. The lions were engaged in a vicious battle with one another. They were walking on the ramp and rolling on one another and roaring with their horrible looking jaws. Their blows are powerful like beams, and the wind appears to be moving in step with them. They were fighting and tearing into one another. Despite sitting at the safe distance from the arena where the lions were fighting, the king could still feel the bloody froth that was whisking through the air. मतलब लाइट आपको पूरी फाइट को डिस्क्राइब करना है कि कितनी ड्रेडफुल फाइट चल रही है और उसका इम्पैक्ट किंग और उनके कर्टियर्स पे किस तरह से दिखाया गया है कि दूर बैठे हुए भी मतलब सेफ प्लेस पे भी दे कुड फील द ब्लडी फ्रॉथ दैट वाज विस्किंग थ्रू द एयर. What do the lions tell you about the people, animals they are talking about? And the ladies in their pride. The ladies were as savage, vicious as the lions fighting in the arena. Next is, they bit, they glared, gave blows like beams of wind went with their paws. The lions were ferocious, savage, vicious, powerful, very quick in their movement, their speed, they were brutal. Third is, then threw the glove but not with love. Count de Lorge was offended, threw the glove at his lady in an insulting manner. He was angry with his lady love. Why did the lady throw her glove? 3-marker question. De Lorge's beloved thought that he was as brave as one could be. He would surely do wondrous things to show his love for her. She thought that the occasion was divine and she decided to drop her glove into the arena. She wanted to prove how much De Lorge loved her. Great glory would be hers as a result. क्योंकि वो भी फेमस हो जाएगी और उसका लवर भी फेमस हो जाएगा, ये उसका सोचना था. Great glory would be hers as a result. How does King Francus justify the theme of the poem True Love and Vanity? King Francus appreciates the court's act of throwing the glove at his lady's love's face. मतलब वो भी उस एक्शन को अप्रिशिएट करता है कि तुमने सही किया जो इस तरह से थ्रो किया. किंग भी. He justifies that such a dangerous but useless task was set out of vanity and out of true love. नहीं है. He feels that the lady just wanted to grab the attention and win the admiration of the king and his nobles for her beauty and for having a bold and brave man as her beloved. In her vanity, she did not realize that she risked the life of her beloved. Risked the life of her beloved मतलब उसने उसकी जान खतरे में डाल दी अपने वैनिटी को शो करने के लिए. मतलब उसको तो ट्रू लव शो करना, पर ये है ही नहीं है, इसीलिए बोला जा रहा है. How does the King Francus justify the theme of the poem? True love and vanity. मेन तो थीम यही है इसी पोएम की. Next question, number 7. All houses wherein men have lived and died are haunted houses. तो हमारा first poem आ गया haunted houses. Where are the harmless phantoms seen in the haunted houses? The poet sees the spirits at the door, on the stairs, and along the passages when they come and go. They throng at dining tables, and the illuminated, yani brightly lit hall appears crowded with uninvited, silent, and harmless ghosts. Explain the line. हर पैराग्राफ में आपको एक आंसर मिल रहा है ऐसा जिसमें आपको लाइन को एक्सप्लेन करना है. There are more guests at table than the host invited. How do these guests behave? There are more guests at the dining table because some seats are occupied by the spirits of previous owners of the house who had died long ago. वो जा चुके हैं. These phantoms join the guests at the dining table even though they are not invited. These uninvited guests are quiet and inoffensive, harmless ghosts who remain as silent as the paintings on the walls. The poet states that at parties the number of guests is more than what the host invites. क्योंकि उसने तो उनको इनवाइट ही नहीं किया, जितने लोगों को इनवाइट किया उससे ज्यादा लोग पार्टी में प्रेजेंट हैं. That is because the uninvited guests happen to be the inoffensive ghosts.
ये आपने इन्वर्टेड कॉमा में लिखना है। Who are so quiet that one does not notice their presence at all, क्योंकि वो किसी को कोई नुकसान नहीं पहुंचा रहे हैं तो उनकी प्रेजेंस अननोटिस्ड है। दे एंटर द हाउस विदाउट एनी इन्विटेशन एंड जॉइन द गेस्ट एट द टेबल। What does mortmain mean? How do the ghosts in the poem do this? Mortmain means permanent ownership of land or properties. जो हम कहते हैं कि रिटर्न कागज होते हैं प्रॉपर्टी के, तो परमानेंट ऑनरशिप के लिए mortmain वर्ड है। How do the ghosts in the poem do this? The narrator says that the ghosts who were the owners and occupants of the earlier dates, originally वो घर उन्होंने ही बनाए हैं, are now buried in the graves, लेकिन अभी वो मर चुके हैं, and have been forgotten by their descendants, और जो अब उन घरों में रह रहे हैं वो उनको भूल गए हैं। From these graves they stretch out their soiled hands which are full of dust where they lie, तो वहां से वो अपने हाथ soiled hands बाहर ला रहे हैं which are full of dust where they lie, यानी grave से। Their dusty hands still want to claim the inalienable, यानी कि परमानेंट ऑनरशिप ऑफ देयर प्रॉपर्टीज एंड विजिट देयर होम्स, क्योंकि अभी भी वो यही चाहते हैं कि ये घर हमारा ही है, तो परमानेंट ऑनरशिप हमारी ही है। The ghosts or spirits, the previous owners of the houses, are still the owners as they hold mortmain on their properties or estates, क्योंकि कागजों पे उनके नाम भी हैं, क्योंकि घर तो उन्होंने ही बनाया है तो उनका नाम भी तो था, चाहे अब उन्होंने चेंज भी करवाया होगा फिर भी नाम तो था। The narrator refers to the little lives whose lives are referred to, in comparison to whom are they little and why. The phrase our little lives refers to the lives of ordinary individuals, or you can say human beings. These lives are considered little in comparison to the lives of the spirits or ghosts. छोटा माना गया। The reason human lives are described as little in because they have a short lifespan compared to the spirits, क्योंकि उन्होंने तो एक दिन जाना है लेकिन spirits ऑलरेडी जा चुके हैं। The spirits continue to live long after they had died and visit the houses previously owned by them. They claim their permanent यानी inalienable rights over the houses in which they have lived when they were alive. Last question, how do the spirits in this poem have a reassuring presence as compared to the usual ghost? The harmless phantoms are the spirits or ghosts of humans who once lived and died in them, मतलब who were the earlier occupants. These phantoms are very different from the usual image of phantoms as they are not malevolent or harmful to the present occupants of the house. जैसे नॉर्मली दिखाया जाता है कि phantoms बहुत ज्यादा harmful होते हैं, डराते हैं, dangerous होते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। These are domesticated ghosts, busy with errands, moving purposely and silently around the house as they did in life. They move with feet that make no sound upon the floors, indicating their harmless nature. They are not mischievous and do not make loud noises and do not throw objects in a house. The spirits or supernatural beings responsible for being loud noises and throwing objects in a house, normally हमें ये image दिखाई जाती है, तो ये हमें सिर्फ अपने comparison के लिए लिखना है। They are not like ghouls, मतलब spirits नहीं है, harmful नहीं है, malevolent नहीं है, harmful towards human beings तो बिल्कुल नहीं दिखाया। तो ये इनमें से आपको कोई 4 पॉइंट्स पूरे प्रूफ के साथ, मतलब फुल प्रूफ लाइन आपको उसके बारे में देना है और वो लाइन कंप्लीटली लिखनी है। विद दिस Kisa paper questions are over. Thank you for watching till the end. Keep watching, sharing and subscribe to my channel. मुझे पता है आपकी डिमांड है कि हाँ आपको लिख के ये आंसर मिल जाए, but now due to paucity of time this is not possible. Thank you.